जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मृतभांड के बारे में। ठीक है, इसका पहला लेक्चर में प्रागैतिहासिक काल के बारे में तथा दूसरा लेक्चर में अधऐतिहासिक काल के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, इसी चैनल में है। ठीक है, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मृतभांड, ठीक है, मृतभांड क्या होता है बाबू? इसको इंग्लिश से बोला जाता है पॉटरी। क्या बोला जाता है? पॉटरी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश से बोला जाता है पॉटरी। मृतभांड क्या होता है ना, मिट्टी से बने हुए चीज़ों को मृतभांड बोला जाता है। मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, घड़ा, जितने भी सामान हैं उसको क्या बोला जाता है? तो मृतभांड बोला जाता है। ठीक है, तो मृतभांड का जो शुरुआत किया था तो वो फिलिंडर नामक व्यक्ति ने किया था। कौन? तो फिलिंडर नामक व्यक्ति ने किया था। ये पूरे विश्व लेवल में किया था। ठीक है, जबकि अगर भारत में पूछेगा कि भारत में मृतभांड का प्रयोग या फिर शुरुआत किसने किया था, तो किसने किया था? बीबी लाल ने। ठीक है, किसने किया था? बीबी लाल ने किया था भारत में। जबकि पूरे विश्व के लिए पूछेगा तो फिलिंडर का नाम लेना है। ठीक है, बीबी लाल को कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। ठीक है, बीबी लाल को कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। देखो, मृतभांड का प्रचलन इतना बढ़ गया ना कि इसको वर्णमाला कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो पूरे इतिहास का वर्णमाला। क्योंकि हम लोग जो इतिहास को लिखे हैं, आप लोग को पता होगा कि अधऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो उसकी हम लोग को जानकारी, जो इतिहास हम लोग लिखे हैं अधऐतिहासिक काल के बारे में, वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से ही लिखे हैं। और पुरातात्विक स्रोत का एक रूप है मृतभांड। तो इसी तरह करके मृतभांड का प्रचलन के कारण इसको वर्णमाला कहा जाने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय इतिहास में मृतभांड को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला, इतिहास का वर्णमाला कहा जाता है। और जो इसका हम लोग को पहला साक्ष्य मिला था, यानी मृतभांड का पहला साक्ष्य मिला था, वो नवपाषाण काल में मिला था। कब मिला था? नवपाषाण काल में। और कहाँ पे मिला था? तो इलाहाबाद में मिला था पहला साक्ष्य। ठीक है, पहला साक्ष्य आपका इलाहाबाद में मिला था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपका पहला साक्ष्य मिला था मृतभांड का, वो इलाहाबाद में मिला था। ठीक है, तो किसी चट्टान की आयु निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी भी चट्टान का आयु निकालना होगा ना, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम विधि का उपयोग करते हैं। चलो, उसी तरह जीवाश्म का आयु निकालने के लिए, यानी जीवों में अंश कितना दिन तक बचा हुआ है उस, या फिर कौन सा जीव जो है वो कितना दिन का है, उसका आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो जीवाश्म की आयु निकालने के लिए कार्बन 14 का, तथा यूरेनियम विधि द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यही हम बात बोले थे पहले कि मृतभांड का महत्व इतना बढ़ गया कि कहा जाता है कि पुरातात्विक अध्ययन का अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट है, यानी वर्णमाला है। अब देखो, इसका पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। किसी चट्टान की आयु यूरेनियम विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, या फिर यूरेनियम विधि द्वारा निकाला जाता है। जीवाश्म की आयु उसी तरह कार्बन 14 का प्रयोग करके निकाला जाता है। अब देखो, मृतभांड की आयु निकालने के लिए इसी तरह हम लोग मृतभांड की आयु निकालेंगे कि किस काल में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं मृतभांड की आयु ज्ञात करने के लिए थर्मोल्यूमिनेस। ठीक है, थर्मोल्यूमिनेस का प्रयोग करके मृतभांड की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब देखो, मृतभांड का पहला अध्ययन हस्तिनापुर में किया गया। ठीक है, पहला अध्ययन कहाँ से किया गया? देखो, मिला तो यहाँ पे है ना, नवपाषाण काल के इलाहाबाद में मिला है, लेकिन इसका जो पहला अध्ययन, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, मृतभांड के बारे में, इसकी आयु ज्ञात करना स्टार्ट किए, तो वो आपका हस्तिनापुर से स्टार्ट किए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मृतभांड हरियाणा के हस्तिनापुर से ही मिला है। सबसे ज़्यादा जो मृतभांड मिला है वो कहाँ से मिला है? तो हस्तिनापुर का, मतलब हरियाणा का हस्तिनापुर से मिला है। देखिए, मृतभांड के 4 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से? भले देखो कि मृतभांड का 4 कैटेगरी होता है। पहले हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ मृतभांड मिले हैं, वो दूसरा है। कुछ वैदिक सभ्यता में मिले हैं, वो मृतभांड हुआ। और तीसरा है कैटेगरी कि जो आगे चलकर महाजनपद काल में कुछ मृतभांड मिला है, तो वो एक कैटेगरी हो गया। ठीक है, और तीनों को मिला जुला के वो कैटेगरी है, जिसको 4 टाइप में रखा गया है। तो देखो, जो हड़प्पा के वक्त मिला था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, देखो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता जब खत्म हुई तो उस समय आ गया आर्य। उन लोग कौन आ गए? तो आर्य
भारत पे आ चुके थे। और आर्य जो है वो संस्कृत बोलते थे और उन्होंने वेदों की रचना कर दी। तो वेदों की रचना यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपका वेदों की रचना किसके द्वारा किया गया, तो आर्यों के द्वारा किया गया। अब जब आर्य काल पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि आर्य खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, यानी क्योंकि उन लोग संस्कृत बोलना जानते थे। जिस तरह अभी के दौर में जो व्यक्ति इंग्लिश बोलना जानता है वो सबको खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है ना, उसी तरह करके आर्य जो थे वो अपने आप को महान मानते थे। ये आर्य काल में यानी वैदिक काल में पढ़ना है आगे जाके। इसलिए आर्यों का काल, जिस समय आर्य रहते थे, मतलब जिस समय आर्य इन लोग रहते थे उस काल को आर्यों का काल कहा गया। और इसी को वैदिक काल भी कहा गया क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना कर दिए। ठीक है, वेदों की रचना करने के कारण क्या कहलाया, तो वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता जैसे ही इसे ख़त्म हुई, ठीक है, वैदिक सभ्यता जैसे ही ख़त्म हुई तो उसके बाद आ गया महाजनपद, यानी शहर बनना स्टार्ट हो गया था। और शहर को बोला जाता है जनपद। ठीक है, तो बड़ा बड़ा शहर बनने लगा तो महाजनपद। ठीक है, उसका क्षेत्र विस्तार हो गया तो महाजनपद। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जैसे ही ख़त्म हुई चालू हो गया आपका महाजनपद, अर्थात शहर बनना चालू हो गया था। चलो यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं तो हम लोग को सीक्वेंस क्या बन जाएगा। सीक्वेंस आपका अभी बताएं कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ मृतभांड मिले हैं, उसका सीक्वेंस बनेगा पहला नंबर, दूसरा बनेगा वैदिक सभ्यता में मिले हुए मृतभांड और तीसरा मिलेगा आपका महाजनपद में। ठीक है, महाजनपद में। तो जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को मिला है क्या बोलते हैं मृतभांड, उसका नाम दिया गया गैरिक मृतभांड। क्या दिया गया, तो गैरिक मृतभांड दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं सिर्फ मिट्टी का ही बना हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ पॉलिश वगैरह नहीं लगाया गया था, जिसके कारण इसको कहा गया गैरिक मृतभांड। और इंग्लिश से कहा गया ऑक्रीकोलर पोट्री। ऑक्रीकोलर पोट्री इसको इंग्लिश से दे देता है ऑप्शन में OCP। ठीक है, तो OCP गैरिक मृतभांड एक ही है, दोनों इंग्लिश नाम है उसका OCP, शॉर्ट में ऑक्रीकोलर पोट्री। देखिए, और हड़प्पा सभ्यता में जो मृतभांड मिला है वो आपका लाल रंग का था। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए मृतभांड पर किस रंग की चित्रकारी देखी गई है, तो लाल रंग की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैदिक काल। उसके बाद क्या आता है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो मृतभांड मिला है उसका नाम है चित्रित धूसर मृतभांड। क्या नाम है, चित्रित धूसर मृतभांड, यानी पेंटेड ग्रे पॉटरी या फिर वैर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कहीं कहीं में आपका वैर लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि पॉटरी को ही क्या बोला जाता है, वैर, यानी चित्रित धूसर मृतभांड। तो चित्रित धूसर मृतभांड आपको कब देखने को मिला है, तो वैदिक काल में देखने को मिला है। और इस पे जो रंग था वो ग्रे रंग था, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वैदिक काल में जो मृतभांड का यूज होता था उस पर ग्रे रंग चढ़ा हुआ था। ठीक है, इसी तरह करके आगे जाते हैं महाजनपद काल में जाएंगे तो इसमें पॉलिश किया हुआ मृतभांड हम लोग को देखने को मिलने लगा था। यानी यहाँ पे रासायन का प्रयोग हो जाने के कारण क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उत्तरी काले चमकीले मृतभांड। उत्तरी काले चमकीले मृतभांड, इंग्लिश से बात करें तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पोट्री। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पोट्री। ठीक है, चलो इसका हम लोग को जो जानकारी मिलता है ये 600 ईसा पूर्व तक मिलता है, 600 ईसा पूर्व तक मिलता है। ठीक है, और रासायनिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी में हुआ है, यानी महाजनपद काल के मिले हुए मृतभांड में, यानी पॉलिश किया हुआ मृतभांड में मिला है। अर्थात और यदि बोलेंगे तो उत्तरी काले चमकीले मृतभांड में मिला है। ठीक है, तो रासायनिक का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन है कि वैदिक काल के मृतभांड, ठीक है, हड़प्पा काल के मृतभांड से अलग है। अच्छा, बोल रहा है वैदिक काल का जो मृतभांड है वो हड़प्पा काल के मृतभांड से अलग है, किस आधार पर, तो देखो यहाँ पे ग्रे रंग है और यहाँ पे क्या है, लाल रंग है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लाल क्या बोलते हैं, रंगों के आधार पर इसका क्या बोलते हैं, इसको अलग है। उसके बाद चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग प्रीमियम लोग करते थे। यानी प्रीमियम लोग क्या होता है, आज के दौर की बात करें तो VIP। ठीक है, आज की दौर की बात करें तो VIP लोग इस मृतभांड का उपयोग करते थे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आर्य लोग, क्योंकि आर्य लोग खुद को VIP मान रहे थे। ठीक है, चलो, तो यानी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी होता था उसके बीच में। चलो, मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज था मृतभांड। रासायनिक खोज भी जो किया गया था मानव द्वारा, वो प्रथम क्या था, तो मृतभांड था। क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज क्या था, तो वही है आंसर, मृतभांड आपका। एक मृतभांड मिला है जो तीनों में कॉमन है, बोले हैं
कि जो प्राग ऐतिहासिक काल से प्राग ऐतिहासिक नहीं, हड़प्पा काल से लेके महाजनपद काल तक मिला है, जिसका नाम है काले लाल मृतभांड। क्या नाम है? काले लाल मृतभांड। इंग्लिश से बोलते हैं ब्लैक रेड वेयर या फिर पोट्री, ब्लैक रेड वेयर या फिर पोट्री, और इसी का नाम दिया गया है कृष्ण लोहित मृतभांड, कृष्ण लोहित मृतभांड। तो क्वेश्चन आएगा कृष्ण लोहित मृतभांड किससे संबंधित है? तो काले लाल मृतभांड, इसी का दूसरा नाम है कृष्ण लोहित मृतभांड। ठीक है, ये जो है आपका ताम्रपाषाण काल से, ठीक है, मिलना प्रारंभ हो गया था और आपका महाजनपद काल तक मिलते रहा है। ठीक है, और ये तीनों में जो है कॉमन है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखने को मिला है। अच्छा, जो मृतभांड है इसमें हम लोग को आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा किस में देखने को मिला है? तो काले लाल मृतभांड में, काले लाल मृतभांड में या फिर कृष्ण लोहित मृतभांड में। ठीक है, क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा मृतभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड, ले क्वेश्चन पूछ दिया है, वह कौन सा ऐसा मृतभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा को देखने को मिला है? तो वही है उत्तरी काले चमकीले मृतभांड, उत्तरी काले चमकीले मृतभांड, या फिर बोल सकते हैं काले लाल मृतभांड, या फिर बोल सकते हैं कृष्ण लोहित मृतभांड। तीनों एक ही इसी का नाम है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि मृतभांड का जनक किसको कहा गया है? तो पहले ही बता चुके हैं कि मृतभांड का जनक जो है वो पूरे विश्व लेवल में फिलिंडर को कहा गया है, जबकि भारत लेवल में आपका बीबी लाल को कहा गया है। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता जो हम लोग पढ़े थे पहले, तो सिंधु सभ्यता आखिर क्यों कहा गया? ठीक है, कुछ तो कारण होगा ना। तो सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे लोग बसे हुए थे। ठीक है, यानी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे और वो नदी जाके सिंधु नदी में इंक्लूड हो जाती थी, यानी मिल जाती थी। इसके कारण हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे, ये हमको बताना है। तो देखो, मानव सबसे पहले कहाँ आया था? तो मानव पहले ही बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि मानव सबसे पहले आपका अफ्रीका में आया। ठीक है, लेकिन ये शायब मानव नहीं था, ये भी बताया है कि शायब मानव जो आया है सबसे पहले एशिया में आया है। ठीक है, तो शायब मानव आया है एशिया में और इराक के पास आके बस गए थे। इराक में एक जगह का नाम है मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मेसोपोटामिया से आए थे। ठीक है, एक वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये आपका कहाँ से आए थे? तो मेसोपोटामिया से आए थे। ओके, चलो, तो मेसोपोटामिया में जो है वो 4 सभ्यता जो है फल फूल रही थी। 4 सभ्यता जो है फल फूल रही थी। कहाँ पे? तो मेसोपोटामिया में, जिसमें से एक का नाम था सोमेरु। जिसमें से एक का नाम क्या था? तो सोमेरु की सभ्यता। क्या नाम था बाबू? सोमेरु की सभ्यता। मेसोपोटामिया के 4 भाग, उसमें से एक का नाम है सोमेरु की सभ्यता। तो सोमेरु की सभ्यता से ही जो है उस सिंधु सभ्यता के लोग आए हुए थे। कहाँ से? सोमेरु की सभ्यता से। मेसोपोटामिया के लोग देहाती थे। हम लोग कैसे मानेंगे कि सोमेरु से ही आए थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग जो है ग्रामीण थे। ठीक है, और सोमेरु की सभ्यता जो थी, नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे, और उसी तरह सोमेरु की सभ्यता जो थी वो भी शहरी थी। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता आपके गांव वाले लोग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लोग थे उन लोग कहाँ पे रहते थे? तो गांव में रहते थे। सोमेरु की सभ्यता मेसोपोटामिया का ही एक भाग है। सोमेरु की सभ्यता मैच करती है मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग से। ठीक है, सोमेरु की सभ्यता जो है वो मैच करती है मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग से, इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। कहाँ से आए थे? तो पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे, क्योंकि पश्चिमी मेसोपोटामिया के लोग कैसे थे? तो शहरी थे, और शहरी सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति किससे मैच करती है? ले भाई, तो संस्कृति किससे मैच करती है? अभी बोले कि क्या बोलते हैं, पश्चिमी मेसोपोटामिया से। किससे मैच करती है? तो पश्चिमी मेसोपोटामिया से। ठीक है, अभी हम लोग को मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है। मेसोपोटामिया में 4 वो सभ्यता फल फूल रही थी, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता किस संस्कृति
सिंधु सभ्यता की संस्कृति किससे मैच करती थी? तो पश्चिमी मेसोपोटामिया से, ठीक है। और इसी का नाम है सुमेरु की सभ्यता। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया से आए थे, यानी ये भी बोल सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये कहाँ से आए थे? तो एशिया मान के चलो, ये है, ये हो गया पूर्व, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, तो पश्चिमी एशिया से आए थे। कहाँ और वहाँ से कहाँ से? तो मेसोपोटामिया यानी इराक से आए थे, ठीक है। अब देखो, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं और ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या देखे थे? इसको इंग्लिश से बोलते हैं प्री, प्रोटो और हिस्टोरी, ये तो ठीक है। इसमें हम लोग की जानकारी जो मिला है ये लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी हम लोग को जो जानकारी मिला है बस पुरातात्विक स्रोत से मिला है, जबकि अर्ध ऐतिहासिक काल की जानकारी लिखित तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है और इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिला है। चलो, उसके बाद लिखित स्रोत यहाँ पे मिलने लगता है और इसको पढ़ा भी जाने लगता है ऐतिहासिक काल से, ठीक है, और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिलने लगता है। इन लोग थे पगला मानव, मतलब कि इन लोग इतना डेवलप नहीं थे और उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुए, और थोड़ा सा डेवलप होने के कारण ही तो थोड़ा बहुत लिखे, लेकिन ऐसा जो लिखे कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं अभी तक, मतलब कोई भी विद्वान अभी तक पढ़ नहीं पाया है कि इन लोग लिखे क्या थे। चलो, उसके बाद मानव डेवलप होना स्टार्ट किया, ठीक है, और बहुत सारे डेवलप होने के कारण बहुत सारे जो है विद्वान या फिर आदमी दूसरे देश से फिर भारत आने लगा था, ठीक है, व्यापार करने लगा था, यानी जितने भी डेवलप वाला काम हुआ है सब ऐतिहासिक काल में हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलने लगेगा? एक तो पुरातात्विक स्रोत जो पहले से सब ऐतिहासिक काल में मिला है, उसी तरह करके इसमें भी मिलेगा। अब इसमें बोले हैं कि विदेश से कुछ लोग आएंगे, तो विदेश से कुछ लोग आएंगे तो ऐसे ही तो आएंगे नहीं, कुछ लेके आएंगे या फिर कुछ लिख के जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ बोल के जाएंगे। तो आते थे तो विदेश से तो कुछ बुक वगैरह लिख ही लेते थे, तो हम लोग को क्या मिलने लगेगा? साहित्यिक स्रोत, यानी बुक का स्रोत मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कुछ सभ्यता बाकी है, तो उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं और पूरा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल ख़त्म हो जाएगा और कल से हम लोग ऐतिहासिक काल में इंटर करेंगे। चलो, तो पहले आता है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व फल फूल रही थी, ठीक है। कहाँ पे फल फूल रही थी बाबू? तो इराक में। कहाँ पे फल फूल रही थी? इराक में। इराक के पास टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, ठीक है, इराक के पास है टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी, और उसी नदियों के मध्य में क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है फल फूल रही थी। और टिग्रिस को बोला जाता है दाजला और यूफ्रेटस को बोला जाता है फरात, यानी दाफला तथा फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 ईसा मसीह पूर्व, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, ठीक है, यहाँ की मिट्टी क्या थी? बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। अभी बताएं कि यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। इसके भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। चलो, इस समय मंदिरों को, इस समय के जो मंदिर थे यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन लोग मंदिर जाते थे, लेकिन उस मंदिर को मंदिर नहीं बोल के क्या बोलते थे इन लोग? जिगुरद। क्या बोलते थे? जिगुरद। अब देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग हैं। कौन कौन सा? तो सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है आसरिया की सभ्यता और चौथा है कार्डिया की सभ्यता। कौन कौन सा है? सुमेरी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असट्रिया की सभ्यता और कार्डिया की सभ्यता, ठीक है। झूलता हुआ बगीचा आपका कहाँ है? बेबीलोन में है, ठीक है। अब बेबीलोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास काल में। सिकंदर आया और इस सभ्यता का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। सिकंदर आया और मेसोपोटामिया की सभ्यता को, जितने भी लोग थे सबको मार काट के सबको रद्द कर दिया और इस सभ्यता धीरे धीरे क्या हुआ? विलुप्त हो गया। और इसके स्थान पर सिकंदर ने ग्रीक सभ्यता को थोप दिया, यानी ग्रीक लोगों का के बसा दिया, ठीक है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। देख रहा है 10,000 ईसा मसीह पूर्व। इससे पहले भी होगा कोई, लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार यही है, ठीक है। अब कोई जानकारी दे देगा कि 12,000 ईसा मसीह पूर्व कोई सभ्यता कहीं पे फल रही थी, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंट में आ जाएगा। लेकिन अभी जब तक नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे मेसोपोटामिया की, ठीक है।
जबकि विश्व की नगरीय सभ्यता, लेकिन यह नगरीय जो मेसोपोटामिया थी ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो वही लिखा है कि विश्व की सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता थी। कंप्लीट हो गया मेसोपोटामिया। अब देखते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता। ये था आपका, इसका टाइम पीरियड था 3100 ईसा मसीह पूर्व। यहाँ के राजा हुआ करते थे फिरौन। कौन राजा हुआ करते थे? तो फिरौन। तो इसी के नेतृत्व में, यानी राजा फिरौन के नेतृत्व में एक सभ्यता फल रही थी मिस्र में, जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता, ठीक है। इन लोग देवता की पूजा किया करते थे। मिस्र वाले क्या करते थे? देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। कहाँ पे थी? तो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी के दिन कहा जाता है। कहे कि देखो, कोई भी चीज़ रेगिस्तान में फल फूल रहा है और वहाँ पे कोई नदी बह रहा है, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग सबको इंक्लूड कर दिया जाता है, और इसलिए इसको कहा गया नील नदी की देन, ठीक है। इस सभ्यता का विकास राजा फिरौन के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। इन लोग जो थे यानी मिस्र सभ्यता के लोग जो थे, ये ज़्यादा भरोसा करते थे आपके एलियन पर। किस पर? तो एलियन पर भरोसा करते थे। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। अच्छा, मिस्र की सभ्यता में ही आपका जो कैलेंडर है, ठीक है, सूर्य पर आधारित कैलेंडर और पिरामिड और मम्मी का विकास हुआ। या फिर बोल सकते हैं कि इस सभ्यता का रासायनिक शास्त्र सुदृढ़ था। क्या था बाबू? तो किस क्वेश्चन आएगा कि किस सभ्यता का रासायनिक शास्त्र सुदृढ़ था? तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। गीजा का पिरामिड यहाँ फेमस है। कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र में क्या फेमस है बाबू? तो गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं फारस की सभ्यता। अभी हम लोग बोलते हैं फारस को क्या? ईरान बोलते हैं ना। ईरान अभी का नाम है ईरान, जबकि पहले बोला जाता था फारस। तो देखते हैं फारस की सभ्यता। ये आपका 500 ईसा मसीह पूर्व फल फूल रही थी। कहाँ पे? वर्तमान में ईरान में फल फूल रही थी, ठीक है। इन लोग एकदम पूरा शांति पीरियड वाले लोग थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे इन लोग फारस वाले। वर्तमान में ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ तथा इन्होंने अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इन लोग क्या किए? अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिए और आग की पूजा किया करते थे। इन लोग अग्नि की पूजा किया करते थे। इनका उद्देश्य था कि जीवन में शांति लाना। इन लोग का उद्देश्य क्या था? जीवन में शांति लाना। इसकी भाषा फारसी थी। इसकी भाषा क्या थी? फारसी थी, क्योंकि जानते हैं कि जो फारस में रहते हैं वो ज़्यादातर फारसी लोग ही रहते हैं, ठीक है। और पारसी धर्म को मानते थे, ठीक है। क्या मानते थे? पारसी धर्म को मानते थे। चलो, फारस में रहने वाले को पारसी कहा जाता है। फारस में रहने वाले को किसको क्या कहा जाता है? फारसी कहा जाता है। जैसे हमारे जो फिरोज गांधी थे वो एक पारसी थे। फिरोज गांधी क्या थे? पारसी थे। उसके बाद देखते हैं रोम की सभ्यता। रोम के बारे में एक कहावत कहा गया है कि रोम वाज नॉट बिल्ड बाय वन डे, ठीक है। यानी रोम जो बना है वो एक दिन में नहीं बना है। चलो, तो रोम की सभ्यता हम लोग देखते हैं। ये आपका 600 ईसा मसीह पूर्व फल फूल रही थी। कहाँ पर? तो रोम यानी इटली। अभी बोलेंगे तो इटली, ठीक है। यह पूरी दुनिया में विकसित थी, यानी मशहूर थी। रोम जो थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। यह इटली में विकसित थी, ठीक है। अभी का बोले तो इटली में, ठीक है, इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। अब भूमध्य सागर जो था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित थी। अच्छा, जितने भी अभी सभ्यता देखें तो सबसे विकसित सभ्यता कौन थी? तो आपकी रोम की सभ्यता, ठीक है। रोम की सभ्यता सबसे विकसित थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष जो है वो सुरक्षित बचे हुए हैं और पर्यटन का आकर्षण यानी पर्यटन का केंद्र बिंदु बना हुआ है आपका रोम की सभ्यता, ठीक है। चलो, इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हुए जूलियस सीजर, ठीक है, जो बहुत ही गरीब थे, और अगस्टस जो नगर नियोजन के लिए फेमस थे। अगस्टस किसके लिए फेमस थे बाबू? तो अगस्टस आपके नगर नियोजन के लिए फेमस थे, जबकि जूलियस सीजर जो है वो बहुत ही गरीब थे और गरीबी में अपने होते हुए राजा की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। तो इस सभ्यता के यानी
रोम सभ्यता के क्वेश्चन आ जाएगा कि रोम सभ्यता के सबसे बड़े राजा का नाम बताओ। तो पहला है जूलियस सीजर और दूसरा है अगस्टस। ठीक है, जूलियस सीजर की हत्या जो है धोखे से उसके मंत्रिमंडल जो था उसके द्वारा ही कर दिया गया था। ठीक है, तो जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक एक नाटक भी है जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। कौन लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। जूलियस सीजर नामक एक नाटक है जिसका रचनाकार कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। याद रखना है कि भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो कालिदास को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्पार्टा की सभ्यता। क्या देखते हैं? स्पार्टा की सभ्यता। ये लोग स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी के बारे में, स्वाभिमानी किसको बोलते हैं? देखो, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। ठीक है, अब किसी को गाली गलौज कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस पर उसके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचेगा। ठीक है, तो स्वाभिमान के बारे में वो कहावत भी है कि धन यदि गया कुछ नहीं, प्राण गया तो जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। ठीक है, तो इन लोग स्पार्टा के सभ्यता वाले जो थे ये स्वाभिमानी लोग थे। ठीक है, इन लोग लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ ना, हाँ, ग्रीस का कोई व्यक्ति था, उन्होंने अपने 2000 सैनिक के साथ स्पार्टा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और स्पार्टा जो फेमस था अपने बहादुर सैनिक के लिए फेमस था। ठीक है, यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा, जो अपने बहादुर सैनिकों के लिए फेमस था। स्पार्टा मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, ठीक है, ग्रीस के 2000 सैनिकों को मात दे दिया। अब बोले थे कि जो ग्रीस वाले थे उन लोग 2000 सैनिकों को लेकर स्पार्टा पर आक्रमण कर दिए। लेकिन स्पार्टा का नेतृत्व कर रहा था लियोनाइडस। कौन कर रहा था? लियोनाइडस। और मात्र 300 सैनिक मिलकर, लियोनाइडस की मात्र 300 सैनिक मिलकर स्पार्टा ग्रीस के 2000 सैनिकों को मार दिया। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था जर्क्सिस। ग्रीस के तरफ से लड़ रहा था जर्क्सिस, जबकि स्पार्टा के तरफ से लड़ रहा था आपका कौन? तो लियोनाइडस। जर्क्सिस ने धोखे से, लास्ट में क्या हुआ ना, जर्क्सिस ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। उसके बाद देखते हैं पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता अभी की बात करें तो अभी चीन में फल फूल रही थी। ठीक है, कब? तो 5000 ईसा मसीह पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर विकसित थी, इसका विस्तार था। और यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए विख्यात थी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए बहुत सारे सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद स्पार्टा की सभ्यता, फिर पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, इसको हांगो की सभ्यता भी बोल सकते हैं पीली नदी को, क्योंकि हांगो के तट पर ही इसका विकास हुआ था। ठीक है, और पीली नदी की सभ्यता जो है थी वो अपने उपजाऊ भूमि के लिए फेमस थी। तो इसके बाद वाले लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आगे इस तरफ पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ठीक है।